गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये पार्ट नंबर 11 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ गलती से हमने पार्ट 10 ही छोड़ दिया, तो इसको आप पार्ट 11 मान के चलिएगा। चलिए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि अभी तक जो चैप्टर 9 की कहानी में हमने क्या क्या स्टडी किया है। सबसे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने स्टडी किया, मतलब बेसिक, कि जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि कोई चीज़ रेस्ट में है, रेस्ट में रहना पसंद करेगी, मोशन में है, मोशन में रहना पसंद करेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा कि आप फोर्स अप्लाई करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ जाएगा। मोमेंटम एक आपको नया टॉपिक देखने को मिला, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और आज हम जो स्टडी करेंगे दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? सिंपली इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। मैंने ज़्यादा डेफिनेशन इसकी बड़ी नहीं लिखवाई, छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन डेली लाइफ के बेसिस पे एग्जाम्पल्स जो हैं आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो फिगर में मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आपको इस लॉ को समझने में पूरी तरह से हेल्प करेंगे। क्लियर? तो देखिए सिंपल मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ कि न्यूटन्स जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें क्या कहता है कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक सिस्टम है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। क्लियर? तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? हर एक ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा, आप उसको एक्शन कह सकते हैं। ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट उसके बदले में जो रिस्पॉन्ड करेगा उसको आप रिएक्शन कह सकते हैं। क्लियर? फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, देन सेकंड ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली उसी टाइम पे, ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद रिस्पॉन्ड करेगा, 3 घंटे बाद रिस्पॉन्ड करेगा, तुरंत उसी टाइम हम मान के चलेंगे। उसी टाइम दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि बैक, फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी टाइम पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। ठीक है, एनी ऑफ दीज फोर्स, इनमें से किसी भी फोर्स को आप एक्शन कह सकते हैं और रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि अगर एक फोर्स को आप एक्शन कहेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। क्लियर? तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर यही चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक्शन और रिएक्शन। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी नोट करते हैं कि दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ये तो बात हुई इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। क्लियर? जैसे एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन कितना लगाएगा, जितना पहले ने लगाया, पहले ने 10 न्यूटन लगाया तो दूसरा भी कितना लगाएगा, 10 न्यूटन लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है आप लोगों को दिखाई दे रही है, ऑपोजिट है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। और सबसे जो नोट के अंदर ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है
कि सेम ऑब्जेक्ट यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट अपने ही ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। द फोर्सेस दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि खुद के ऊपर कोई फोर्स देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी। तो क्या देखने को मिलेगा, अगर आपको एक्शन रिएक्शन देखना है तो आपको फोर्स चाहिए पेयर के अंदर, क्लियर, यानी कि आपको दो ऑब्जेक्ट्स का पेयर अगर आपको मिलेगा तभी आपको एक्शन रिएक्शन देखने को मिलेगी, अदरवाइज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट 1 इस ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स लगाएगा, तो उसको हम नाम देंगे F12। तो F12 क्या है, इसको समझिएगा। F12 है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन ऑब्जेक्ट 2, क्लियर। ऐसे ही F21 का मतलब क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट 2 ऑन ऑब्जेक्ट 1, क्लियर। तो ये दो तरह के फोर्स आपको हर एक ऑब्जेक्ट के पेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आप चाहो तो ये जो F12 है इसको आप एक्शन नाम दे सकते हैं, तो F21 इसको क्या नाम देंगे, रिएक्शन, क्लियर। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको एक्शन नाम दिया है तो ये क्या होगा, ऊपर वाला F21 रिएक्शन होगा। अगर आपने इसको एक्शन नाम दिया है तो ये वाला क्या होगा, रिएक्शन, क्लियर। दोनों को अलग अलग नाम से आपको बुलाना है। ऐसे ही ये भी फिगर आपको दिखाई दे रही है एक, यहाँ पे देखिए पर्सन ए है, पर्सन बी है। चीज़ों को समझना है तो देखिए कैसे आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। ये देखो, अपने इन्होंने जो जूते पहन रखे हैं वो व्हील वाले हैं, यानी कि आसानी से हमें फोर्स का जो आइडिया है वो लग सके। तो देखिए अब जैसे ये पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए इसके ऊपर मान लीजिए जितना फोर्स लगाएगा तो बी भी उसके ऊपर उतना फोर्स लगाएगा, क्लियर। तो ऐसे ही एक्शन और रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, लेकिन डायरेक्शन देखिए फोर्स की, अगर फोर्स ए ऑन बी इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो बी भी क्या लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। एक छोटा सा और एग्जाम्पल है जिसको अच्छे से समझेंगे आप, कि यहाँ पे दो स्प्रिंग बैलेंसेस है आपके पास में। एक को आपने रिजिड वॉल से कनेक्ट किया हुआ है, ये फिक्स्ड एंड है, इधर आपने हाथ से इसको खींच रहे हैं, और ये दोनों स्प्रिंग बैलेंस ए और बी आपने ज्वाइंट किए हैं। तो जब आप ए वाले स्प्रिंग के इस एंड को, क्लियर, जब आप ए वाले स्प्रिंग के इस एंड को एक हाथ से इस डायरेक्शन में खींचते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जितनी रीडिंग ए वाला स्प्रिंग बैलेंस दिखा रहा है उतनी ही रीडिंग बी वाला आपको दिखाएगा। यहां से क्लियर हुआ कि जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, लेकिन जो आप डिफरेंस पाएंगे दोनों स्प्रिंग बैलेंस के अंदर वो पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, क्लियर। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर ए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बी के ऊपर, तो बी इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा ए के ऊपर, क्लियर। और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक और फिगर दिखाई गई है न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझने के लिए, कि यहाँ पे साफ फिर से लिखा हुआ जो बताया गया कि फोर्स इज ऑलवेज कम इन पेयर्स, यू पुश ऑन वॉल द वॉल पुशेज यू। यानी कि अगर आप दीवार के ऊपर धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन के अंदर जो F1 से रिप्रेजेंट की गई है, तो ये दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो आपने जो फोर्स लगाया आप इसको एक्शन नाम दे सकते हैं, ठीक है, और जो दीवार ने आपके ऊपर F2 जो इस डायरेक्शन में लगाया आप उसको रिएक्शन नाम दे सकते हैं, क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बड़ा सी अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला,
ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। ठीक है, देखो कहानी समझते हैं इसके अंदर, बुलेट के अंदर कैसे आपको एक्शन रिएक्शन दिखाई देगा। ये देखिए, सबसे पहले आपको इस गन का ये ट्रिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रिगर। आप इस ट्रिगर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे? इस डायरेक्शन में लगाएंगे। क्लियर? इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो जो स्प्रिंग है इस गन के अंदर, ठीक है, वो स्प्रिंग जो है जब जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे और रिलीज करेंगे बाद में एंड पॉइंट पे ले जाते ही, तो स्प्रिंग क्या करेगा? इस बुलेट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। यानी कि आपको ओवरऑल क्या देखने को मिला? सारी चीज़ों को छोड़िए, आपने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में, तो बुलेट जो है इस डायरेक्शन में आगे जा रही है। क्लियर? तो ये आपको देखने को मिला। एक्शन तो हुआ था इस डायरेक्शन में और रिएक्शन यानी कि बुलेट गई है इस डायरेक्शन में, तो ये रिएक्शन आपको देखने को मिला। और भी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसे ही ये बुलेट आगे की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, तो इस गन के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में एक झटका भी लगेगा। ठीक है, उसको आप रिकॉइल फोर्स ऑन गन कह सकते हैं, झटका लगना। ठीक है, आपने मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा होगा, स्टेन गन वगैरह चलाते हुए देखा होगा, बंदूक वगैरह भी चलाते हुए देखा होगा आपने। ठीक है, जैसे ही गन से बुलेट आगे निकलती है तो एकदम से पीछे की डायरेक्शन में थोड़ा झटका लगता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रिकॉइल फोर्स ऑन द गन। यानी कि इधर अगर आपने इसको एक्शन नाम दिया, एक्शन इस साइड हुआ तो इस साइड क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। क्लियर? तो ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ गन। चलिए और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको और दिखाई दे रहा है कि जैसे ये यहाँ पे पानी है, ये नाव है, ये सेलर यानी नाविक है, और ये मान लीजिए पानी के अंदर कोई भी आपका स्टूल वगैरह रखा हुआ है, चेयर वगैरह रखी हुई है, कुछ भी आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये अपनी नाव के इस एंड पे पाँव रख के और इस टूल पे जंप करना चाहता है, इधर आना चाहता है, तो क्या होगा? आपने फोर्स यानी कि, ठीक है, आपने फोर्स लगाया आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, आप तो इधर आना चाहते हैं, लेकिन सेम टाइम पे क्या देखने को मिला? नाव पीछे की साइड जाएगी। यानी कि आप एक्शन लेना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और नाव के ऊपर आपको जो रिएक्शन देखने को मिला वो इस डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं मिलेंगे। क्लियर? एक्शन इस डायरेक्शन में तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में। एक्शन क्या हुआ? सेलर इस डायरेक्शन में आया तो नाव इस डायरेक्शन में गई। क्लियर? एज द सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की डायरेक्शन में जैसे ही जंप करता है, द बोट मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर? तो इसलिए कहा गया ये एक्शन ये रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये इस साइड आने की कोशिश की तो नाव पीछे की डायरेक्शन में गई तो उसको रिएक्शन नाम दिया। और एग्जाम्पल देखिए छोटा सा, रॉकेट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, रॉकेट जब उड़ेगा, जैसे मान लीजिए ऊपर उड़ना चाहता है रॉकेट, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए तो मान लीजिए क्या हुआ? एक्शन। क्लियर? लेकिन साथ में गैस नीचे की साइड जा रही है, रॉकेट की मूवमेंट ऊपर की तरफ और उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा वो नीचे की तरफ, तो उसको आप रिएक्शन नाम दे सकते हैं। यानी कि रॉकेट ने फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन, आप उसको एक्शन कह सकते हैं। और ये किस वजह से हुआ? जब गैस ने ये नीचे की डायरेक्शन में, उस पर कह दीजिए, ठीक है, गैस नीचे की डायरेक्शन में निकल रही है तो रिएक्शन है। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ये टेनिस बॉल है, इसको जब आप ग्राउंड पे हिट करते हैं, नीचे की डायरेक्शन में एक्शन लिया आपने, तो ये वापसी टकरा करके ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि ग्राउंड ने भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या नाम दे दिया आपने? रिएक्शन। चलिए ये और दो छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल हैं। बैलून के अंदर हवा भरते हैं आप, तो फूलता जाता उसका साइज बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो आप हवा भर रहे हैं, ठीक है, पहले आपने हवा भर दी मान लीजिए,
अब जैसे ही आप यहाँ से अपना जो ठीक है मुंह है उसको हटा लेंगे, अपने माउथ को यहाँ से हटा लेंगे जहाँ से आप हवा भर रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हवा आपने भर दी तो यहाँ से ये एंड तो अभी भी खुला हुआ है, मान लीजिए आपको हवा भरने के बाद वहाँ से जो है उसका गुब्बारे का बैलून का जो मुंह है, जो माउथ है, उसको आपने यहाँ से ओपन छोड़ दिया, तो क्या देखने को मिलेगा, हवा तो यहाँ से बाहर निकल रही है और बैलून ऊपर की डायरेक्शन में उड़ रहा है। ठीक है, तो एक्शन हवा इधर निकल रही है, रिएक्शन इधर, बैलून ऊपर उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हवा जो भरेगी वो बैलून के चारों ओर फोर्स भी एग्जर्ट करेगी। क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल न्यूटन्स थर्ड लॉ का है, वो आपका डेली लाइफ से ही रिलेटेड है, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि हमारी जो मूवमेंट है, क्लियर, हमारा जो चलना है दैट इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो कैसे चलते हम आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, हमारे पाँव को इधर, ठीक है, लेके चलते हैं। कैसे? क्या ये अपने आप चल गया? नहीं, ध्यान से समझिएगा। जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हम ग्राउंड पे फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लगाते हैं। हम कैसे लगाते हैं फोर्स? पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो सेम टाइम पे क्या बताया, ग्राउंड भी हमारे पाँव पे फोर्स लगाएगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसको आप क्या नाम देते हैं? रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपने पाँव से ग्राउंड पे फोर्स लगाया, वो हुआ आपका एक्शन, और जब ग्राउंड ने आपके ऊपर फोर्स लगाया तो वो क्या हुआ? रिएक्शन। क्लियर? और ये सब किसकी वजह से है? मतलब हमारा जो चलना है वो पॉसिबल किसकी वजह से है? दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर फ्रिक्शन है तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर? तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। इन एग्जाम्पल्स के बिना हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट आए किसी भी टाइम पूछिएगा।